आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई साइंस का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा आपको वैसे वैसे पढ़ना है। आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। इस चैप्टर में आप सभी देखेंगे कि आप मेनली 4 टॉपिक से डील करेंगे। पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस, दूसरा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस, और तीसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और चौथा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि ये चारों टॉपिक को मेनली हम डील करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो आप अपने डेली लाइफ में वैराइटीज़ ऑफ चेंजेस को देखते हैं और जिसमें से फिज़िकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस होते हैं। तो फिज़िकल चेंजेस देखते हैं। फिज़िकल चेंजेस, तो फिज़िकल चेंजेस में आप देखते हैं कि जो भी चेंज होता है वो रिवर्स नहीं हो पाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आप सभी को बता देता हूँ, इवापोरेशन। इवापोरेशन आप देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स देखते हैं, और भी वेरियस टाइप की चीज़ें जैसे कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो ये सारी जो एग्ज़ाम्पल्स आपको मैं दिया हूँ, इवापोरेशन, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इसमें एक बार जब ये फिज़िकल चेंजेस होती है तो ये इजीली मतलब रिवर्स हो सकती है। मतलब एक बार इवापोरेशन हुआ तो ये वापस से वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। जो एक बार ये मेल्टिंग ऑफ वैक्स हुआ तो वापस से वो उसका दोबारा वैक्स बनाया जा सकता है। तो ये होते हैं फिज़िकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, इसमें क्या होता है
कि एक बार जो भी केमिकल चेंज हो जाते हैं उसे दोबारा से कन्वर्ट रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आप सभी को बताता हूँ, मिल्क टू कर्ड। मिल्क से कर्ड में अगर एक बार चेंज हो गया तो दोबारा से कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता है। और एग्ज़ाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। और एग्ज़ाम्पल है डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये सारे एग्ज़ाम्पल हैं जो केमिकल चेंजेस के हैं। ये सभी जो चेंजेस हैं ये सभी जो केमिकल चेंजेस हैं वो उसको हम केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं, और केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं उसको ही केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। आगे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इस चैप्टर में हम मेनली यही पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, उसके केमिकल इक्वेशंस क्या क्या हैं, और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो यहाँ हमारा रहेगा, केमिकल रिएक्शन। तो अब इस केमिकल रिएक्शन से हम क्या समझते हैं? केमिकल रिएक्शन is a change in which one or more substance or reactant reacts to form new substance with entirely different properties। तो इसमें क्या होता है कि दो या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं, आपस में रिएक्ट होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसको ही हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है, ये प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में आप सभी को मैं बता देता हूँ। सपोज़ हम यहाँ एक रिएक्शन लेते हैं, सोडियम प्लस वाटर, और ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन भी रहेगा। तो आप इस एग्ज़ाम्पल में मैं आप सभी को बताता हूँ कि जो लेफ़्ट हैंड साइड में है, रिएक्शन के लेफ़्ट हैंड साइड में है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन के राइट हैंड साइड में जो है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यही है
केमिकल रिएक्शन मतलब ये जो रिएक्टेंट है, एक या एक से ज़्यादा जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस इक्वेशन को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसमें रिएक्शन हो रही है तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ें, उसकी प्रॉपर्टीज़ आप सभी उस रिएक्शन से जान सकते हैं। तो हम उस रिएक्शन से क्या क्या जान सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन, ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें वेरियस चीज़ें होती हैं उस केमिकल रिएक्शन में। तो आप क्या क्या जान सकते हैं उस केमिकल रिएक्शन में, हम उस चीज़ों को देखने वाले हैं। जैसे कि आपको जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो आप उसमें देखेंगे कि चेंज इन स्टेट, मतलब कोई जो एलिमेंट रहेगा वो लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस या स्टेट में चेंज हो रही होती है। सेकंड है चेंज इन कलर। कोई भी एलिमेंट रहता है, किसी का कलर भी चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शंस में। और क्या चेंज होता है और क्या हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं? इवोल्यूशन ऑफ गैस, उस रिएक्शन में गैस भी निकल सकती है। और फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी उसका रिएक्शन में चेंज हो जाता है। और फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। हम देखते हैं कि जो भी रिएक्शंस होती है तो उसमें कुछ चीज़ें प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बच जाती है रिएक्शन में। तो ये सभी एक रिएक्शन में इनमें से कोई ना एक चीज़ें रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शन में होती ज़रूर है। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन में, chemical equation is a symbolic representation of chemical reaction। मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। और जो भी सिंबल्स और फॉर्मूले होते हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड दोनों में सेम होते हैं। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेते हैं। A chemical equation is symbolic
representation of a chemical reaction। यह एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है और जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी वो प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों सेम होता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि मीथेन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस वाटर। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि ये जो रिएक्टेंट के साइड में है और ये जो प्रोडक्ट के साइड में है, इसके जो भी फॉर्मूले रहेंगे और जो भी यहाँ पर सिंबल्स रहेंगे वो दोनों सेम रहेंगे। मतलब ये इस साइड की जो जितने भी एलिमेंट रहेंगे और इस साइड के जितने भी एलिमेंट रहेंगे दोनों काउंटिंग में सेम रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, इसमें ये बताया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम किस सही तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो अब मैं बताता हूँ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा कि हम जब भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो हम वहाँ पर एरो का सिंबल यूज़ करते हैं, आप देखे होंगे। तो यह जो एरो है वो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, उसका ये सिंबल रहता है, सिंबल ऑफ चेंज ऑफ reactant change of reactant to product। और लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं उसमें आप देखेंगे कि जब भी एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हम यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर प्लस सिंबल का यूज़ करते हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी जब हमें एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों का आप सभी को ध्यान देना होगा। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ, Mg+O2 और ये बनाता है MgO, तो ये प्रोडक्ट रहता है और ये रिएक्टेंट। तो हम यहाँ पर देखे होंगे कि प्लस का सिंबल यूज़ किए हैं, जो रिएक्टेंट एक या एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे और ये दोनों रिएक्टेंट मिलाकर MgO बन रहा है तो हम यहाँ पर एरो का सिंबल यूज़ किए। उसके बाद हम यहाँ पर इस चेंज को दिखा रहे हैं कि रिएक्टेंट का सिंबल, रिएक्टेंट के साइड
रिएक्ट होकर ये चेंज हो रहा है और ये बन रहा है MgO। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को केमिकल इक्वेशन को लिखना है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये होता है कि आप टोटल नंबर ऑफ जो एटम है एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में, हर एलिमेंट का उसका नंबर जो है वो बैलेंस रहना चाहिए, मतलब इक्वल रहना चाहिए। उसे ही हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो उसका हम एग्जांपल मतलब डेफिनेशन लिख लेते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is that in which the total number of each element are equal on both sides of the equation। मतलब जो रिएक्टेंट्स के साइड में जितने भी एलिमेंट रहेंगे और प्रोडक्ट के साइड में जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे वो दोनों बैलेंस होने चाहिए और दोनों इक्वल रहने चाहिए। और हम इसको जैसे कोई भी इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं रहता है तो उसे हम बैलेंस करने का तरीका भी रहता है, उसको बैलेंस करने का तरीका भी रहता है। इसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंस कर सकते हैं, या इसे आप कैसे बैलेंस करेंगे उन स्टेप्स को मैं आप सभी को बता देता हूँ, ताकि आप कोई भी इक्वेशन एग्ज़ाम में आएगा उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ, सोडियम प्लस वाटर, ये दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। तो आप इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन रहेगा उसको आपको चेक करना है कि रिएक्टेंट के साइड में जो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है और प्रोडक्ट के साइड में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो वो इक्वेशन बैलेंस है, अगर सेम नहीं है तो वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले आप सभी को जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं रिएक्टेंट के साइड में उसको लाइन से लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट के साइड में दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी को लिख लेना है रिएक्टेंट और यहाँ पर आपको लिख लेना प्रोडक्ट।
और आप काउंट करिए रिएक्टेंट के साइड में कि कितने नंबर ऑफ सोडियम है। तो यहाँ पर 1 है, तो 1 लिख लेते हैं। प्रोडक्ट के साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन कितने रिएक्टेंट के साइड में? 2 है। हाइड्रोजन कितने प्रोडक्ट के साइड में? यहाँ पर देख लीजिए 1 है और यहाँ पर 2, मतलब टोटल 3। ऑक्सीजन कितने रिएक्टेंट के साइड में? 1 है और प्रोडक्ट के साइड में कितने? 1 है। तो हमें यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन है वो 2 है और प्रोडक्ट के साइड में 3 है हाइड्रोजन। तो हमें इस हाइड्रोजन को बैलेंस करना है इस इक्वेशन में। तो हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो हम सीधा एक मेथड लगा सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन 2 है तो आप यहाँ पर सीधा ही 2 लगा दीजिए। जहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ पर आप सीधा ही 2 लगा दीजिए। तो अब जैसे ही आप 2 लगाएंगे तो आप देखेंगे कि रिएक्टेंट के साइड में तो 2 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट के साइड में 2 हाइड्रोजन है प्लस, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और आ गए। और साथ में आप देखेंगे कि ये सोडियम है वो भी 2 हो गया, यहाँ पर तो सिंगल ही सोडियम है। तो आप यहाँ से फिर से एक लिस्ट बनाएंगे। इस लिस्ट को आप 2 बार फॉलो करेंगे। देखिए पहली बार में तो ये बैलेंस था, दूसरी बार में आप देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो आप यहाँ पर भी 2 कर लीजिए। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गए, दोनों 2-2 हो गए। सोडियम 2 यहाँ भी रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में भी 2। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर भी हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पर हम 2 लगा लेंगे। ठीक है, तो अब हम फिर से देखते हैं कि सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट के साइड में टोटल 2 सोडियम है और प्रोडक्ट के साइड में भी 2 सोडियम है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड में 4 है और प्रोडक्ट के साइड में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्लस 2, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 और 2। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड का जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, वो सेम हो चुका है। तो इस तरह से ये जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड हो चुका है। हम और भी एग्जांपल आपको देंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि ये बैलेंस कैसे हो रहा है। तो एक और एग्जांपल मैं आप सभी को देता हूँ। C2H6, इसमें हम ऑक्सीजन डालते हैं और ये इसका रिएक्शन होगा CO2 प्लस H2O। तो हमने सीखा था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो रिएक्टेंट के साइड में है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लिस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये रिएक्टेंट की साइड और ये प्रोडक्ट की साइड। तो रिएक्टेंट की साइड में कार्बन कितने हैं? यहाँ पर 2 है, तो 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट के साइड में कार्बन कितने? 1 है, तो 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड में कितनी है? 6, तो 6 यहाँ पर लिख लेते हैं। और प्रोडक्ट की साइड में 2,
तो 2 हाइड्रोजन हम यहाँ लिख लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट के साइड में 2 और यहाँ पर कितना है प्रोडक्ट के साइड में 2 + 1 3। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी जो एलिमेंट है वो बैलेंस नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपने ये जो देख लिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में है कि नहीं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कार्बन दिख रहा है, कार्बन 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। कार्बन 2 है तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। अब देखिए 2 कार्बन हो गए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 कार्बन, राइट हैंड साइड में भी 2 कार्बन, तो कार्बन तो बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, कार्बन बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन 6 है यहाँ पर 2 है, तो 2 है तो 6 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में 2 है, तो हम यहाँ पर 3 लगा देंगे। तो 3 2 6, तो ये 6 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बैलेंस्ड हो गया, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। अब बचा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन, 2 × 2 4 + 3 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, तो 4 + 3 7 हो गया। तो 7 आपको यहाँ पर ऑक्सीजन हो चुका है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। तो आप यहाँ पर 7/2 लिख रहे हैं। हम यहाँ पर 7/2 क्यों लिख रहे हैं उसका रीज़न मैं आप सभी को बता देता हूँ। जैसे देखिए आप राइट हैंड साइड में काउंट कर रहे हैं तो टोटल 7 ऑक्सीजन आप आ रहा है, तो आप यहाँ पर 3.7 का हाफ मतलब 3.5 तो आप यहाँ पर लिख नहीं सकते, तो आप यहाँ पर 7/2 भी लिख सकते हैं और ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको अच्छे से होल नंबर के फॉर्म में है, ये मतलब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, अगर इसको आपको होल नंबर के फॉर्म में लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है C2H6 + 7/2 ये बना रहे 2CO2 + 3H2O। ये बैलेंस रिएक्शन है। लेकिन अगर आपको इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखना है और इसको होल नंबर के फॉर्म में लिखना है तो आप इसको × 2 कर दीजिए। मल्टीप्लाई में 2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए कि 7/2 है, तो 2 को हमें हटाना है, तो यहाँ पर मैं × 2 कर दूंगा। ये डिवाइड बाय में है तो × 2 करूँगा। जैसे ही तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2C2H6 + 7O2 और रिएक्टेंट के साइड में 2 × 2 तो 4CO2 + 6 3 2 6 H2O। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से ये होल नंबर के फॉर्म में ये बैलेंस्ड हो जाएगा। तो आप फिर से चेक कर लीजिए एक बार, ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। ये रिएक्टेंट की साइड, ये प्रोडक्ट की साइड, देखिए टोटल लेफ्ट हैंड साइड में 2 × 2 तो कार्बन 4 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 4 है, बैलेंस्ड है ये। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 6 × 2 12 है, यहाँ पर 6 × 2 12 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 7 2 14 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 4 2 8
और 8 + 6 14। तो ये भी बैलेंस्ड है। तो इस तरह से आपको बैलेंस करना है रिएक्शंस, जो भी केमिकल इक्वेशन दी हुई होगी उसको। फर्दर हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आप वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी की जो भी बैक एक्सरसाइज दी हुई है उसको आप सॉल्व करेंगे तो आप रिएक्शंस को बैलेंस इजीली कर सकते हैं। और बहुत सारे आप ऐसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप सर्च करिए, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको बैलेंस कैसे करना है, आपको जो मैंने बताया है उसी स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। और आप स्टेप बाय स्टेप केमिकल जो भी रिएक्शंस इक्वेशंस दी हुई हैं उसे आप बैलेंस कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए आप सभी को कुछ चीज़ों का, कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहली बात है स्टेट। जैसे मतलब कोई भी फिज़िकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसे हम कुछ स्पेशल सिंबल हम आप देखे होंगे कि यूज़ करते हैं उसमें। तो जैसे स्पेशल सिंबल होते हैं, एस है जैसे, तो एस यूज़ होता है सॉलिड फॉर्म है इसके लिए, एल यूज़ होता है लिक्विड फॉर्म में है इसलिए, और जी यूज़ होता है गैसियस फॉर्म के लिए। वैसे ही ए क्यू यूज़ होता है एक्वस फॉर्म के लिए। तो ये जहाँ कभी भी एस लगा हो, एल लगा हो या जी लगा हो, ए क्यू लगा हो, तो आप जहाँ कभी भी कहीं भी एस लगा हो एलिमेंट के सामने तो आप समझ जाना कि वो सॉलिड स्टेट में है। और जहाँ कहीं भी एल लगा हो तो आप समझ जाना कि वो लिक्विड स्टेट में है। और जहाँ कहीं भी जी लगा हो तो गैसियस स्टेट में, और जहाँ कहीं भी ए क्यू लगा हो वहाँ पर एक्वस स्टेट में रहेगा। तो ये जो सिंबल्स हैं वो यूज़ होते हैं केमिकल इक्वेशंस में, साइड में ये लिखे रहते हैं। तो इसको आप ध्यान जरूर दीजिए, ये भी कौन से स्टेट में उसका आपको यहाँ से पता चल जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सोडियम यहाँ पर S + 2H2O ये बनाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस H2O H2 गैस। तो यहाँ पर मैं S लगाया हूँ सोडियम के साइड में, तो ये जो सोडियम है वो सॉलिड स्टेट में है। और यहाँ पर मैं L लगाया हूँ H2O के सामने, तो ये वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है। और दोनों रिएक्ट करके यहाँ पर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो AQ लगाया हूँ, मतलब इसके साथ ये है वो एक्वस के फॉर्म में है। और साथ में H2 जो है हाइड्रोजन वो साथ में निकलेगा, वो गैसियस फॉर्म में यहाँ पर रहेगा। तो कुछ इसी तरह से इक्वेशंस के साइड में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से स्टेट में है। इसी तरह से और भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि अगर प्रेसिपिटेट के साइड में आपको ऐसा डाउनवर्ड्स वाला सिंबल यूज़ होगा तो आपको वहाँ पर समझ जाना है कि वो प्रेसिपिटेट है। अगर ऐसा डाउनवर्ड्स का साइन
सिंबल रहेगा तो आपको यहाँ पर समझ जाना है कि प्रिसिपिटेट है वो, ठीक है। अगर अपवर्ड का सिंबल रहेगा तो आपको समझ जाना है कि वो यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब उस रिएक्शन में इवोल्यूशन, गैस का इवोल्यूशन हुआ है, उसको आप समझ जाना। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, Mg मैग्नीशियम प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों रिएक्शन करके बनाएंगे MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को आप यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन है, जो गैस का इवोल्यूशन हो जाता है यहाँ पर हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैग्नीशियम है वो सॉलिड स्टेट में है, सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक्वस स्टेट में है, और मैग्नीशियम सल्फेट है वो भी एक्वस स्टेट में है, और साथ में हाइड्रोजन है इसके, वो उसका इवोल्यूशन ऑफ गैस हो चुका है, मतलब उसका जो गैस है वो इवोल्यूशन हो चुका है हाइड्रोजन का साथ में ही। तो कुछ इसी तरह से इन सिंबल्स का हम केमिकल इक्वेशन में यूज़ करते हैं ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इक्वेशंस में क्या हो रही है क्या नहीं, ठीक है। और भी रिप्रेजेंटेशंस हैं, जैसे कि जब भी हम फॉर एग्जांपल एक और मैं चीज़ बता देता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 गैस, ये दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दोनों मिलाकर बनते हैं मिथेनॉल, CH3OH, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है वो गैस फॉर्म में रहेगा और हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में रहेगा, दोनों का आपस में रिएक्शन होगा और यहाँ पर मिथेनॉल बन जाएगा जो कि लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर इस एरो के ऊपर में यहाँ पर 340 ATM, इस तरह से भी आपको सिंबल यूज़ मतलब इस तरह का भी सिंबल यहाँ पर यूज़ होगा। तो यहाँ पर 340 जो ATM है वो यहाँ पर प्रेशर को दिखा रहा है कि यहाँ पर कितना प्रेशर इस इक्वेशंस में लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रेशर को इस इक्वेशन के ऊपर। तो इस तरह से भी कितना प्रेशर है वो इक्वेशन पर आप शो कर सकते हैं। तो ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पर इक्वेशन में। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एक और चीज़ मेरे को बतानी है, जैसे कि कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ये गैसेस फॉर्म में रहेगा, ये भी गैसेस फॉर्म में और ये सॉलिड स्टेट में। तो कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस यहाँ पर हीट निकलेगी। तो प्लस प्रोडक्ट के साइड में प्लस हीट करके भी हम यहाँ पर लिखते हैं और ये हमें बताता है कि यहाँ पर हीट निकल रही है रिएक्टेंट के साइड में, ठीक है। तो इन चीज़ों को, इन सिंबल्स को इक्वेशन में यूज़ होते हुए देखना है और इन चीज़ों को आपको लर्न करके रखना है कि
ये चीज़ें आपको बार बार इक्वेशंस में मिलेंगी। इन सिंबल्स का एक रोल है जिसको आपको याद रखना है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या प्रेशर लग रहा है और क्या हो रहा है इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये हम इसके टाइप्स को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा जो भी केमिकल रिएक्शन रहता है उसके वेरियस प्रॉपर्टीज़ हमें दिखाई दी है। बहुत सारे अलग अलग इसको केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल चेंजेस। इसे बहुत सारे कैटेगरी में, मतलब कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसमें फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो इसमें हम देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका जो डेफिनेशन है, a reaction in which two or more reactant combine to form single product this type of reaction is known as combination reaction. This is known as combination रिएक्शन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि रिएक्टेंट के साइड में टू और मोर रिएक्टेंट रहेंगे। अगर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रहेंगे, रिएक्टेंट के एलिमेंट रहेंगे रिएक्टेंट के साइड में, और वो दोनों रिएक्टेंट, या सपोज दो रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है दोनों मिलकर, तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये दोनों रिएक्टेंट है, दो है यहाँ पर रिएक्टेंट के साइड में। तो ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं, स्लेक लाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिएक्टेंट के साइड में दो एलिमेंट, दो रिएक्टेंट के साइड में दो प्रोडक्ट एलिमेंट्स हैं, और ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है
decomposition reaction. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? A reaction in which a single reactant breaks down two or more products this is known as decomposition reaction. इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट के साइड में सिंगल रहेगा एलिमेंट, और उसको वो सिंगल जो भी रहेगा उसको वो ब्रेक करेगा टू और मोर प्रोडक्ट में, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो बिल्कुल ही अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. उसमें टू और मोर रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था. यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक कर रहा है दो प्रोडक्ट्स में. एग्जाम्पल इसका मैं आपको बताता हूँ. कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट के साइड में सिंगल रिएक्टेंट है और ये ब्रेक कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में. तो इस तरह की जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है. और एंडोथर्मिक होता है. एक्सोथर्मिक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है. तो इसका एग्जांपल है जैसे कि मीथेन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CO2 मिलेगा प्लस H2O. मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा और प्लस यहाँ पर हीट मिलेगी. तो यहाँ पर प्रोडक्ट के साइड में हीट यहाँ पर मिलेगी. तो इस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है. एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में
आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है। इसका एग्जाम्पल है CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा C6H12O6। तो आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपको C6H12O6, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, हमको यहाँ पर ग्लूकोज मिल जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। यहाँ पर सनलाइट है, सनलाइट के प्रेजेंट में हम इसको रिएक्ट कराए हैं तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हुआ है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में आते हैं। तो अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन more reactive element displays less reactive element from its compound, this type of reaction is known as displacement reaction। मतलब एक जैसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है रिएक्शन से, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल जिंक है, साथ में हम रिएक्ट करा देंगे कॉपर सल्फेट को, तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस यहाँ पर बच जाएगा कॉपर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिंक है जो रिएक्टेंट के साइड में है, इसको हम रिएक्ट कराए हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर कॉपर को जिंक रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पर जिंक सल्फेट बन गया है और यहाँ पर कॉपर यहाँ हट गया है। तो आप जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है कॉपर से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जिंक है वो कॉपर को ईजिली डिस्प्लेस कर दिया है, और इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक और एग्जांपल मैं आप सभी को बताता हूँ। Fe प्लस CuSO4 ये बना देगा आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ हम
रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये आयरन की जो रिएक्टिविटी होती है कॉपर के कंपैरिजन में वो ज़्यादा होता है, तो आयरन यहाँ पर कॉपर को रिप्लेस कर देगा और बना देगा फेरस सल्फेट, और यहाँ पर कॉपर है वो बच जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हो रही है इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसी में सब टॉपिक रहता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो अभी आप ऊपर देखे हैं वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर आपको इस रिएक्शन में दो डिफरेंट अलग अलग आयन या ग्रुप ऑफ एटम के रिएक्टेंट मिलेंगे और दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे रिएक्शन में। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल मैं आप सभी को बता देता हूँ इस टाइप का रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, इसको हम रिएक्ट कराएंगे बेरियम क्लोराइड के साथ, तो ये बना देगा बेरियम सल्फेट साथ में सोडियम क्लोराइड। तो आप यहाँ पर इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि जो सोडियम है वो क्लोराइड के साथ चला गया है, सोडियम है वो क्लोराइड के साथ चला गया, और यहाँ पर बेरियम है वो सल्फेट के साथ चला गया। तो ये सोडियम क्लोराइड के साथ जाकर यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया, और बेरियम है वो सल्फेट के साथ जाकर बेरियम क्लोराइड बन गया। तो ये इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी में एक और एग्जांपल मैं आपसे को दे देता हूँ। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम ब्रोमाइड, इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो बनता है सिल्वर ब्रोमाइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिल्वर है वो ब्रोमाइड के साथ चला गया, और जो सोडियम है वो नाइट्रेट के साथ चला गया। तो यहाँ पर इसी टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट का जो एक एटम है, एक एलिमेंट है, वो दूसरे के साथ चला जाता है और दूसरा है वो पहले के साथ। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन। The process
in which oxygen is added to a substance. This is known as oxidation. The process in which oxygen is added to the substance. ऑक्सीजन है वो सब्सटेंस के साथ ऐड हो जाता है, उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका एक और डेफिनेशन होता है, द प्रोसेस in which hydrogen is removed from a substance. This is known as oxidation. The process in which hydrogen is removed. हाइड्रोजन अगर रिमूव्ड होता है किसी सब्सटेंस से, उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एक और डेफिनेशन होता है इसका, उसको भी हम देख लेते हैं। द प्रोसेस in which substance loses electron. This is also known as oxidation. तो हम ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन देख चुके हैं। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू द सब्सटेंस, मतलब जब कभी भी ऑक्सीजन सब्सटेंस में ऐड होगा उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, जब भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन रिमूव्ड होगा उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और साथ में द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का लूज़ होगा उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मैं आप सभी को ऑक्सीडेशन का एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि कॉपर है, इसके साथ ऑक्सीजन मिला देंगे और दोनों को रिएक्ट कराकर यहाँ पर इस तरह से हम रिएक्ट करा देंगे। कॉपर को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो इस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है वो कॉपर सब्सटेंस के साथ ऐड हो रहा है और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो इसको हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आप सभी को दे देता हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे, सल्फर बचेगा और यहाँ पर वाटर बना लेगा। हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको, या वाटर बना लेगा, सल्फर ये है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इसके लिए भी हम इसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, वो सल्फर सब्सटेंस से रिमूव्ड हो रहा है। हाइड्रोजन है वो सल्फर सब्सटेंस से रिमूव्ड हो रहा है, तो इसलिए इस इक्वेशन को हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन। और थर्ड डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पर जिंक है, जिंक है वो 2+2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो इस इक्वेशन को भी हम बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है,
तो नेक्स्ट यहाँ पर है रिडक्शन। तो रिडक्शन का भी 3 डेफिनेशन है। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज removed from a substance. This is known as reduction. The process in which oxygen is removed from a substance. जब कभी भी एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन रिमूव्ड होगा तो उसको हम बोल देंगे रिडक्शन। यहाँ पर एक और डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन is added to a substance। जब कभी भी हाइड्रोजन सब्सटेंस के साथ ऐड होगा तो उस रिएक्शन को भी हम रिडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, साथ में एक और यहाँ पर डेफिनेशन रहती है इसकी, द प्रोसेस in which a substance gains electron। जब कभी भी सब्सटेंस के साथ इलेक्ट्रॉन का गेन होगा उसको भी हम रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 डेफिनेशन मिल गई। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, जब कभी भी ऑक्सीजन रिमूव्ड होगा तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे। और जब कभी भी यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा सब्सटेंस में उसको भी हम रिडक्शन बोलेंगे। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा रिएक्शन में उसको भी हम रिडक्शन बोलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन का जो जितनी भी डेफिनेशंस है वो कम्प्लीटली इसके अपोजिट है। तो रिडक्शन को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। इसके लिए रिडक्शन के कुछ एग्जांपल्स मैं आप सभी को बता देता हूँ, जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट है, इसका ये ब्रेकडाउन हो रहा है KCl प्लस ऑक्सीजन में, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में। ये पोटेशियम क्लोरेट है जो कि ब्रेक हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है वो इस रिएक्शन से ब्रेक हो गया, मतलब ये ऑक्सीजन है वो इस रिएक्शन से रिमूव्ड हो गया। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन। सेकंड एग्जांपल मैं बताता हूँ है जैसे कि सोडियम प्लस हाइड्रोजन, ये बना लेगा सोडियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ इस सब्सटेंस में सोडियम में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को भी हम बोल देंगे रिडक्शन। थर्ड एग्जांपल है Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन, ये बना रहा है जिंक। तो यहाँ पर जब कभी भी एडिशन ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा सब्सटेंस में तो उस रिएक्शन को हम बोल देंगे रिडक्शन। ठीक है,
यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? द सब्सटेंस which can bring about oxidation of other substance is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी सब्सटेंस रहता है उसको अगर ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस करा रहा है, जो भी एलिमेंट उसके साथ लगा होगा ऑक्सीडाइजिंग, जो भी सब्सटेंस उस एलिमेंट के साथ, जो भी एलिमेंट उस सब्सटेंस के साथ लगा होगा, उस एलिमेंट को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस which can bring reduction of other substance is called reducing agent। जिस सब्सटेंस के साथ जिस भी सब्सटेंस के साथ रिडक्शन हो रही होगी और उस सब्सटेंस के साथ जो भी एलिमेंट होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसी में हम देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? सपोज एक एग्जांपल जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही होगी एक रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही होगी एक ही रिएक्शन में, उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि एक रिएक्शन में लिखता हूँ कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्ट करा के बनेंगे कॉपर प्लस H2O वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है वो रिमूव्ड हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन था वो रिमूव हो गया यहाँ पर, तो इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन यहाँ पर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। तो जिस भी रिएक्शन में रिडक्शन और
ऑक्सीडेशन साथ में हो जाए एक ही रिएक्शन में, तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। हम यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं। MnO2 प्लस HCl बन जाएगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है वो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो रिमूव्ड हो गया। तो इस रिएक्शन को हम यहाँ पर बोल सकते हैं रिडक्शन यहाँ पर हो गया। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन इन सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन है वो रिमूव्ड हो गया इस सब्सटेंस से, क्लोराइड से। तो यहाँ पर हम फिर से बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो इन टाइप ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं इसी टाइप ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अब बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर पर, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन in everyday life। Effects of oxidation reaction in everyday life। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? The phenomena due to which open surface of metal are slowly eaten away by reaction of air, water, chemicals and present in atmosphere, this is known as corrosion। मतलब जब कभी भी एयर, वाटर या केमिकल जो भी रहते हैं उसके वो स्लोली सरफेस, जो मेटल के सरफेस रहते हैं उसको खाना स्टार्ट कर देता है या उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द फिनोमिना ड्यू टू विच metal are slowly eaten away by the reaction of air, water और कोई भी केमिकल इक्वेशन, जैसे कि केमिकल प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, this is known as
corrosion, the phenomenon due to which matter are slowly eaten away by the reaction of air, water and chemical present in atmosphere. इसको हम दिस इज़ नोन एज corrosion, इसको ही हम corrosion बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल है, जो भी आप आयरन के रॉड देखते हैं वो पहले तो शाइनी होता है, जब नया होता है तो शाइनी होता है, और जैसे ही वो पुराना होते जाता है तो आप उसमें देखे होंगे कि रेडिश ब्राउन पाउडर का जो कोटिंग हो जाता है उस रॉड पर। तो क्यों होता है? वो धीरे धीरे पुराना हो जाता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, उसमें रस्ट हो जाता है। तो इसी को आप एग्जांपल में देख सकते हैं, आयरन रॉड वाला। ठीक है, तो उस पर ब्राउन कलर का पाउडर टाइप उसमें कोटिंग हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। वही एग्जांपल है इसका। और इसी प्रोसेस ऑफ कोरोजन को हम बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कोरोजन known as rusting। इसी प्रोसेस ऑफ कोरोजन को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो इसको हम कैसे जो भी ये रस्टिंग हो रही है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो उसके लिए आप पेंटिंग कर सकते हैं उसको, आयरन रॉड को। तो पेंटिंग से क्या होगा कि वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से बचेगा। तो आप उसको पेंटिंग कर सकते हैं, गैल्वनाइजिंग कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, एयर और वाटर का कांटेक्ट नहीं होता आयरन से। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। बहुत सारे इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन है, जैसे कि हमारी कार है, कार की जो बॉडीज़ है, ब्रिजेस हैं, आयरन की रेलिंग होती है, शिप्स होती है, उसमें सारे में क्या होता है कि आयरन का इस्तेमाल होता है। तो उसमें एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से वो स्लोली रस्टिंग हो जाता है। तो रस्टिंग होने से क्या होता है कि वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कोई काम की नहीं रहती है फिर। ठीक है, तो यही इफ़ेक्ट है इसका कोरोजन का, जिससे क्या होता है कि जो भी आयरन से बनी मटेरियल, मेटल से बनी मटेरियल है, वो वेस्ट जाता है। ठीक है, तो यही इफ़ेक्ट है कोरोजन का। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रेंसिडिटी। Rancidity, it is the process of slow oxidation of oil and fat। ये स्लो ऑक्सीडेशन होता है ऑयल और फैट का, जिसके प्रेजेंट में फूड मटेरियल है, present in which the food
material resulting in the change of smell and taste। जैसे बहुत दिनों तक हम किसी खाने को रखते हैं तो उसमें से स्मेल आने लगती है और उसका जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो इसमें मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी से हम कैसे बचा सकते हैं? तो रेंसिडिटी को हम बचा सकते हैं थ्रू जो भी फूड मटेरियल है उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो उसमें रेंसिडिटी नहीं आएगी। और हम कैसे बचा सकते हैं? एयर टाइट कंटेनर। और कैसे बचा सकते हैं? हम उसको फ्रीज में रख सकते हैं। जब भी हम उसको फ्रीज में रखेंगे पका हुआ खाना को लो टेम्परेचर में, तब भी वो रेंसिडिटी उसमें नहीं आती है और वो रेंसिडिटी से प्रोटेक्टेड रहता है। और हम क्या ध्यान रख सकते हैं कि आप सनलाइट से जितना कुक्ड फूड है उसको दूर रखिए डायरेक्ट सनलाइट के टच से, तो इससे भी आप रेंसिडिटी बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है वो फिनिश होता है। इसी तरह की वन शॉट वीडियो अगर आपको चैप्टर की चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।